हेलो एवरीवन। बात कर लेते हैं सुबह वाले वीडियो में ग्लोबल न्यूज़ के बारे में। कल के वीडियो में शाम को हम लोगों ने मार्केट्स को डिस्कस किया था, इकोनॉमी को डिस्कस किया था। कोशिश करेंगे कि शाम का वीडियो जो रखेंगे वो इकोनॉमी और मार्केट रिलेटेड रखेंगे और सुबह वाला जो वीडियो रखेंगे वो ग्लोबल न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ पे रखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में सारी चीज़ें जब इंडिया में रात होती है तब वर्ल्ड में सारी चीज़ें घट जाती हैं। 2-3 बजे तक, रात तक सब कुछ घट चुका होता है, तो इसलिए सुबह का वीडियो वर्ल्ड न्यूज़ ज़्यादा सेंस बनाता है। तो देखते हैं क्या क्या हुआ दुनिया में। सबसे पहले जो आखिरी दिन है वो पोप का, 3 दिन से वो उनकी डेथ हो गई है और उनको विज़िट करने का, उनको देखने का 3 दिन उन लोगों ने रखा था। आखिरी दिन बोलते हैं गरीबों के लिए रखा जाता है, जो सबसे पुअर लोग होते हैं वो आखिरी दिन देखते हैं। और फाइनली अब इनका जो फ्यूनरल है, बरियल है, वो हो जाएगा और सब वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पे जाने वाले हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट को लेके काफ़ी बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की सीट दोनों अगल बगल रखा गया है, विच विल लीड टू एन ऑकवर्ड मोमेंट। इंडिया की तरफ से हमारे पोप तो नहीं जा रहे हैं, हमारे पोप तो सुना है बिहार में रैली वगैरह कर रहे हैं। हमारी प्रेसिडेंट जाएंगी और प्रिंस विलियम जाएंगे, बड़े बड़े डिग्नेटरीज सब जा रहे हैं। इसराइल की तरफ से थोड़ा सा एक ऑकवर्ड चीज़ हुआ है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने कॉन्डोलेंस दिया था पोप के डेथ के बारे में, फिर कुछ घंटों में उसको डिलीट कर दिया। कहने को आ रहा है कि शायद पोप गाज़ा को सपोर्ट कर रहे थे, गाज़ा में जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर काफ़ी बोलते थे। इस वजह से इसराइल ने उनका कॉन्डोलेंस विड्रॉ कर लिया। बट देना ही क्यों था अगर विड्रॉ ही करना था? तो इससे और ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए हैं, स्पेशली कैथोलिक वर्ल्ड, एंड दैट माइट लीड टू डिप्लोमेटिक टेंशन बिटवीन इसराइल एंड द डिप्लोमेटिक वर्ल्ड। हालांकि उनके प्रेसिडेंट जो हैं, आई थिंक उनका नाम आइजैक करके है कुछ, उनका प्रेसिडेंट ने कॉन्डोलेंस दिया है, पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई कॉन्डोलेंस नहीं दिया है। तो ये एक ऑकवर्ड चीज़ इसराइल ने कर लिया है। फिर आते हैं यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी में। यूएस में जो फॉरेन स्टूडेंट्स को लेके इशू चल रहा था, वो केस जो है फॉरेन स्टूडेंट्स जीत जाते हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉरेन स्टूडेंट्स का लीगल स्टेटस छीन लिया था। अब उसको वापस से, इस ऑर्डर को रिवोक करके उनको अपना लीगल स्टेटस दे दिया गया है, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स और जो भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको अब कम चिंता करने की ज़रूरत है। प्लस H1B वीज़ा के रूल्स नए बना दिए हैं ट्रंप सरकार ने, जो कि बहुत ज़्यादा टफ भी हैं। आपको अपना होम एड्रेस, बायोमेट्रिक, बहुत कुछ देना पड़ेगा। और भी चीज़ें हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जो सिर्फ H1 वीज़ा पे नहीं, टूरिस्ट, स्टूडेंट, हर टाइप के वीज़ा पे लगेगा। उसको बाद में देखते हैं दूसरे सेक्शन में। और अगर बात करें तो इंडिया के और इंडियन ओरिजिन के, तेलुगु ओरिजिन के एक टेकी हैं, उनका नाम है किशोर दत्तापुरम। अब ये जो थे, ये एक कंपनी चलाते थे। यूएस में ऐसा है, स्टाफिंग फर्म्स होते हैं, जैसे यूएस की कंपनीज को बहुत सारे बाहर के लोग चाहिए होते हैं, तो उनको प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल कंपनीज खोली जाती हैं जिनको बोलते हैं स्टाफिंग फर्म। तो इन्होंने स्टाफिंग फर्म खोला था, पर ये क्या करते थे, वो एक टाइप से फ्रॉड करते थे। ये फ्रॉडुलेंट जॉब ऑफर्स निकालते थे, उससे लोगों का वीज़ा निकलवा लेते थे, क्योंकि वीज़ा निकालने में टाइम लगता है। और फिर जब एक्चुअली में जॉब की रिक्वायरमेंट आती है तो वो अपने पहले वाले वीज़ा से जॉब्स तुरंत दिला देते थे। तो उनको एक एडवांटेज मिल जाता था कंपेयर टू अदर जो स्टाफिंग फर्म्स है, तो इनको कंपटीशन में हेल्प हो जाता था उससे। तो मगर ये बेसिकली फ्रॉड करते थे, तो इस वजह से इनको 14 महीने की जेल हुई है, कुछ $1.25 लाख का जुर्माना भी हुआ है, और इनकी कंपनी को भी शायद कॉन्फिस्केट कर दिया गया है। तो ऐसे ये फेक जॉब्स जनरेट करते थे। फेक क्या था, मतलब पहले, समय से पहले जॉब जनरेट करते थे, जिससे वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम बच जाता था और इनकी कंपनी को एक एज मिल जाता था, बस यही था। और मगर ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है वहाँ के हिसाब से, और तो इनको जेल और फाइन और बहुत कुछ हो गया है इनके साथ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप जो डिपोर्ट कर रहा था लोगों को, एक 200, 250 साल पुराना एक लॉ था उनका, एलियन एनिमी एक्ट 1798, इसका यूज़ करके बेसिकली ये वेनेजुएला के लोगों को डिपोर्ट कर रहा था। तो इस चीज़ पे रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ट्रंप तो कोई भी, ही वॉज लीविंग नो स्टोन अनटर्न, जहाँ से जो मौका मिल रहा था, जहाँ से उसको जो लूप होल दिख रहा था, उसको यूज़ करके वो लोगों को भगाने की कोशिश कर रहा था। तो फिलहाल चलो इसमें भी रोक लग गई है। कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात कर लेते हैं, यूक्रेन और रशिया की। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि क्राइमिया जो है, जो रशिया ने हथिया लिया था यूक्रेन से, वो अब रशिया के पास ही रहेगा। इससे यूक्रेन और नेटो, इन सब के जो प्लान्स थे उसमें पानी फिर गया एक तरीके से, क्योंकि अगर यूएस ने बोल दिया है क्राइमिया रशिया के पास रहेगा, तो बाकी और कोई कुछ नहीं बोल सकता। फिर रशिया के एक जनरल हैं, ये नाम है इनका, इनको असैसिनेट कर दिया गया है क्रूड कार बॉम्ब के थ्रू। रशिया इल्ज़ाम लगा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस जो हैं यूक्रेन की, उसने ये करा है। तो बेसिकली उनके बीच में अभी भी ठीक ठाक शांति नहीं हो पाया है। इससे पहले भी रशिया ने हमला किया था कीव पे, उसमें कुछ 12 या 14 लोग मारे गए थे।
तो चीज़ें अभी भी नॉर्मलाइज़ होने में टाइम है। वहाँ पे ट्रंप ने पुतिन से भी कहा है कि अब रुक जाओ, अब और मत करो। आई थिंक 19 तारीख को उन्होंने अटैक किया था, पुतिन ने अटैक किया था यूक्रेन पे, कुछ 12-14 लोग मर गए थे। और ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुतिन पे कि ये नॉर्थ कोरिया के बने हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ रहा है यूक्रेन के ऊपर। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने भी अब फाइनली कह रहे हैं कि हाँ, एक डील पॉसिबल हो सकता है यूक्रेन के साथ, और ट्रंप भी कह रहा है कि हाँ, डील तो हो जाएगा, मगर जितना आसान उसने सोचा था कि 100 दिन के अंदर मैं इनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा, वो नहीं हो पाया। बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मेन चीज़ है ज़ेलेंस्की और पुतिन, ये दो पर्सनली एक दूसरे को हेट करते हैं। इट्स नॉट जस्ट बिजनेस, इट वाज पर्सनल। तो इस वजह से चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में इतना टाइम लग गया, और अभी भी ठीक से नॉर्मलाइज नहीं हो पाया, मगर अब चीज़ें थोड़ी बहुत सुधरती हुई दिख रही हैं। मिडिल ईस्ट की बात करें तो इजराइल ने फिर से गाज़ा में हमला किया, 44 लोगों को मार दिया, और एक सिंगल अटैक में 23 लोगों की जान ले ली। हालांकि अगर आप टोटल 24 आवर्स का रिकॉर्ड देखो, 23 तारीख और 24 तारीख के बीच में टोटल 78 लोग मारे गए हैं, प्लस ब्लॉकेड भी कर दिया है बहुत बड़ा, जिसके वजह से खाने पीने की चीज़ें का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है गाज़ा में। हमास के साथ डील चल रहा था, इजिप्ट मीडिएट कर रहा था, उसमें कंप्लीट डिसआर्मामेंट की बात की गई थी हमास की, जो हमास ने मना कर दिया है। पर हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि 5 साल का ट्रूस इजराइल और हमास के बीच में होने की संभावना है। वहाँ पे यूएस को भी बहुत झटके लगे हैं। हूती रिबेल्स जो है येमेन में, जो सऊदी अरेबिया के नीचे वाला देश है, उसने 7 रीपर ड्रोन्स गिरा दिए हैं अमेरिका के। तो सोचो, इतना हाईटेक एडवांस ड्रोन, हूती जैसे मामूली टेररिस्ट ग्रुप, उन लोगों ने रीपर ड्रोन 7 गिरा दिए हैं, जिसका टोटल वैल्यूएशन $200 मिलियन था। तो अमेरिका को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। जॉर्डन ने फाइनली मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड अटैक वगैरह कुछ करने की कोशिश में था, जो पकड़ा गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड का नाम आपने सुना होगा, जब ये टुनीशिया, लिबिया, ये सब प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे आज से 10-15 साल पहले। पर मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1928 का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 साल पुराना है। बहुत सारे देश है, सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएई, जहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड कंप्लीटली बैंड है, और अभी जॉर्डन ने भी इसको बैन कर दिया है। बाकी कुछ देशों में चल रहे हैं, इजिप्ट, टर्की, वहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत खुले में चलते हैं ये सब। फिर नेचुरल डिजास्टर्स दुनिया भर की अगर बात करें तो म्यांमार का आपको पता ही होगा, कुछ दिनों पहले अर्थक्वेक हुआ था, जिसमें टोटल 3700 लोग मारे गए और 5000 से ज़्यादा लोग इंजर हुए। WHO के ये रिकॉर्ड्स है। पर वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि डिस्पाइट वहाँ की मिलिट्री ने बोला था कि सीज़ फायर होगा, एयर स्ट्राइक्स नहीं होंगे, पर अभी भी एयर स्ट्राइक्स वहाँ पे लगातार हो ही रहे हैं। जो राइवल ग्रुप्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिलिट्री के अगेंस्ट, उनके ऊपर। इस्तांबुल, टर्की में भी अर्थक्वेक आया था कुछ सालों पहले, कल फिर आया, और 150 लोग, आई थिंक 6.2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, 150 लोग इसमें इंजर हुए। किसी के जान जाने की तो इसमें बात नहीं आई है, पर एक बहुत ही अजीब सा चीज़ हुआ वहाँ पे। न्यूज़ रीडर जो था, जो एक लड़की थी, वो न्यूज़ रीड करते करते उसने अर्थक्वेक महसूस किया, तुरंत शी स्टार्टेड क्राइंग इन द लाइव न्यूज़, और उसने तुरंत कहा कि उसके मम्मी को फ़ोन करो और पूछो कैसी है। तो इट वॉज ऑल ऑन लाइव न्यूज़ ऑन नेशनल टीवी। तो ये एक चीज़ आया जो मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। गाज़ा, जैसे मैंने पहले कहा, फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, उनके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, 1,16,000 मेट्रिक टन फूड स्टॉक में पड़ा हुआ है, पर क्योंकि इजराइल ने ब्लॉकेड कर दिया है, वो खाना नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो गाज़ा में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। कहने को आ रहा है कि 1400% इन्फ्लेशन हो गया है कुछ दिनों में, मतलब चीज़ों के दाम 14 गुना बढ़ गए हैं। जो चीज़ ₹1 का आ रहा था, वो ₹14 का आने लग गया है। तो आप सोचो कितनी ज़्यादा वहाँ पे महंगाई हो गई है, कितनी ज़्यादा वहाँ पे क्राइसिस हो गई है। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इजराइल्स ब्लॉकेड, और बेसिक खाना भी नहीं मिल रहा है लोगों को वहाँ पे। फिर ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की बात करें तो ट्रंप एंड शी जिनपिंग में चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, बट ट्रंप जो है कम से कम कॉन्सोलेशन प्राइज़ घर लेके जाना चाहता है। वो ये अब मीडिया में कहता फिर रहा है कि नहीं नहीं, शी जिनपिंग ने मुझे कॉल करा था, और इसलिए भले ही दोनों ने टैरिफ कम कर लिए हैं, पर जीता मैं हूँ, क्योंकि शी जिनपिंग ने मुझे कॉल करा था, और चाइना ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टैरिफ फिलहाल के लिए चाइना ने भी पॉज कर दिया है, जो हाई टैरिफ्स उन्होंने लगाए थे, मगर एग्जेम्पशंस अभी तक नहीं है, परमानेंट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सब ने अपने अपने जस्ट थोड़ा पीछे हट गए हैं। वहाँ पे कैलिफोर्निया की बात करें, स्टेट है ये यूएसए का, अगर ये एक देश होता तो अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होता। जापान को क्रॉस कर गया अकेले कैलिफोर्निया ने, जिसका जीडीपी $4.1 ट्रिलियन है, इंडिया से भी ज़्यादा। इंडिया कह रहे हैं कि 2026 में क्रॉस कर जाएगा, मगर मेन चीज़ है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की। कैलिफोर्निया की आबादी है 4 करोड़, इंडिया की आबादी है 140 करोड़। तो इनका $4.1 ट्रिलियन सिर्फ 4 करोड़ लोगों में बटता है, जिससे कि
$5,000 पर कैपिटा इनकम बनता है। वहाँ पे इंडिया का जो 4.1 या $4 ट्रिलियन जो भी है वो 140 करोड़ लोगों में बँटता है, इसीलिए हमारे हाथ सिर्फ $2,500 पर कैपिटा आता है। तो ये चीज़ जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक गरीबी नहीं मिटेगी, चाहे आप 4 ट्रिलियन हो जाओ, 8 ट्रिलियन हो जाओ, 10 ट्रिलियन हो जाओ। ठीक है, अगर डबल भी हो गया तो भी ये सिर्फ $5,000 ही होगा। 4 से हम 8 हो गए तो भी ये 5 ही होगा। तो 5 कहीं नहीं है, चाइना 13,000 पे बैठा हुआ है। तो हमें कम से कम 3 गुना बड़ा होना होगा, तब जाके हम कहीं आसपास पहुंच पाएंगे इन लोगों के। तो इन सब चीज़ों पे बात करना ही बेकार है। तो कैलिफोर्निया इज़ डूइंग रियली वेल। उसके बाद केनिया जो है वो चाइना के साइड हो गया है ये टैरिफ वॉर में, क्योंकि केनिया ऑलरेडी डीपली इन्वेस्टेड है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। केनिया का जो प्रेसिडेंट है वो भी गया है चाइना में और अपने डील्स वो स्ट्राइक कर रहा है कि चाइना के मार्केट को कंप्लीटली ओपन कर दिया जाए केनिया के एक्सपोर्ट्स के लिए। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं। सिक्योरिटी एंड डिफेंस की बात करें तो पता नहीं कैसे कैसे लोग ट्रंप ने रखे हुए हैं। उसका जो पेंटागन का चीफ है पीट हेग्सेथ, जो कि एक मीडिया का आदमी हुआ करता था, पहले डिफेंस में था फिर मीडिया में आ गया, और वहाँ पे वो जैसे इंडिया में है ना अर्नब गोस्वामी टाइप, उस टाइप का एंकर था ये, और इसको बना दिया गया है पेंटागन का चीफ। और ये चीफ बनते साथ ही जो भी जैसे येमेन में अटैक्स होने वाले थे, F-16 उड़ के येमेन में बॉम्बिंग करने वाले थे, ये सारे मैसेजेस इसने सिग्नल नाम के एक चैटिंग ऐप से अपने भाई को बता दिया, अपनी बीवी को बता दिया, और वो सारे मैसेजेस लीक हो गए। कौन से बॉम्ब्स यूज़ करने वाले हैं, कितने बजे वो ड्रॉप करने वाले हैं, एवरीथिंग। तो ये कोई इतने ऐसे इंसान को आप इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रखते हो जो स्टेट सीक्रेट्स हैं वो अपने बीवी और भाई से शेयर कर रहा है, वो भी सिग्नल पे, जो कि बहुत ही लूज टाइप का। उसका व्हाट्सएप तो फिर भी एनक्रिप्टेड होता है, इसका तो बिल्कुल लूज है, सारी चीज़ें बाहर आ गई इसमें। एनीवेज, चाइना का जो एयरफोर्स है वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहा है अपनी पार्टनरशिप्स दिखाने के लिए दुनिया के साथ। अभी रिसेंटली इसने इजिप्ट के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करा है, बट चाइना के बगल वाला देश वियतनाम वो डील साइन कर लेता है यूएसए के साथ F-16 फाइटर्स के लिए। रशिया और चाइना दोनों के नाक के नीचे से यूएस ये डील लेके चला जाता है वियतनाम के साथ। तो पूरी दुनिया में जैसे चेस का गेम चल रहा है, वहाँ पे सऊदी अरेबिया उम्मीद कर रहा था कि इस बार उसको F-35 जेट्स मिलेगा, बट शायद उसको नहीं मिल पाएगा। फिर से ये लोग $100 बिलियन का एक आर्म्स डील कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया यूएसए के बीच में ये डील होने वाली है, बट इस डील में भी शायद सऊदी अरेबिया को F-35 जेट नहीं मिलेगा। ये अभी तक F-15 उड़ा रहे हैं और यूरो फाइटर टाइफून उड़ा रहे हैं। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की नेवी थोड़ी बेवकूफ़ सी बन गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने आज से कुछ साल पहले टग बोट्स होते हैं, नेवी ने वो टग बोट्स ऑर्डर किए थे फ्रॉम डच कंपनी, नेदरलैंड की कंपनी। ठीक है, मगर नेदरलैंड की कंपनी ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया और चाइना से ही ये टग बोट्स बनवा लिए सस्ते में और इनको चिपका के चले गए। अभी जब चीज़ें सामने आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तब सामने आया कि डच कंपनीज ने एक्चुअली इनको बेवकूफ़ बना दिया। वो बगल से ही चाइना से ही उन्होंने सस्ते में टग बोट्स बनाए और महंगे में इनको बेच के चले गए। तो इसको लेके पॉलिटिकल स्टॉर्म ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। साइंस एंड टेक की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट जो पानी में उतर सकता है, और ये वो एयरक्राफ्ट है जो फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होता है, जो पानी कलेक्ट करता है और जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे वो गिरा देता है। 12 टन पानी ले जा सकता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी एम्फीबियस एयरक्राफ्ट चाइना ने बना ली है, उसका नाम है AG-600। तो आप देख रहे हो चाइना हर फील्ड में ऑलमोस्ट टॉप पे जा रहा है, या क्लोज सेकंड है, या बहुत जल्दी ये अगले अगले 10-15 सालों में हर मैक्सिमम जगहों पे ये टॉप पे होगा। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, पाकिस्तान भी टॉप पे जा रहा है। पाकिस्तान पहला अपना एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है स्पेस में, चाइनीज़ स्पेस स्टेशन में। तो जॉइंट मिशन है, चाइना के भरोसे इनका सब कुछ चल रहा है। पहली बार ये लोग देखेंगे स्पेस कैसा होता है, एक्सपीरियंस करेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद इंडियन ओरिजिन के एक साइंटिस्ट हैं, US साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। ये नेशनल साइंस फाउंडेशन के हेड थे। बहुत बड़ी साइंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको $9 बिलियन का बजट मिलता था हर साल। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको काट के $4 बिलियन कर दिया, 55% बजट कट कर दिया, ग्रांट फ्रीज कर दिया डॉज पॉलिसीज़ के चलते, जिसके वजह से जिसके प्रोटेस्ट में ये रिज़ाइन कर जाते हैं। तो अमेरिका में ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट है सेंटिनल-1। सेंटिनल-1 ने म्यांमार का अर्थक्वेक को एनालाइज करा, और उसमें म्यांमार आपको नहीं पता होगा, आई नो, वो सगाइंग फॉल्ट के ऊपर म्यांमार बसा हुआ है। फॉल्ट किसको बोलते हैं? जब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ना, दो टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके बीच की जो बाउंड्री होती है उसको फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सगाइंग फॉल्ट के ऊपर म्यांमार बसा हुआ है। सगाइंग फॉल्ट में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुआ, जिसके वजह से म्यांमार का अर्थक्वेक आया। इसमें एक रप्चर भी देखने को मिला है, क्रैक देखने को मिला है, जो 550 किलोमीटर लंबा है। ये सेंटिनल-1 ने ढूंढा।
रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें अपने कहीं-कहीं पे, जैसे पाकिस्तान में फ़रवरी में इन्होंने एक कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया था पंजाब में, उसका नाम था चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट। ये बेसिकली आर्मी की ज़मीन थी, इस ज़मीन को पानी पहुँचाना था, तो जो मेन कनाल था, ब्रिटिश के ज़माने से जो चला आ रहा है, इंडस के पानी से सिंचाई करते हैं वो लोग, उस कनाल के पानी को ये डाइवर्ट करके आर्मी की ज़मीन पे लेके जा रहे थे, जिसके वजह से जो लोअर रिपेरियन स्टेट था पाकिस्तान में, जो सिंध है, सिंध में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, आर्मी को ये लोग घुसने नहीं दे रहे थे। और लग रहा था कि एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इंडिया ऊपर से भी पानी रोक रहा है, नीचे से सिंध भी प्रोटेस्ट कर रहा है, तो फाइनली इन्होंने सोचा कि चलो अभी हम इंडिया से उलझ लेते हैं, सिंध वालों को अपीज़ कर देते हैं। ये बोल के इन्होंने चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए रोक दिया है कि कम से कम एक फ्रंट पे लड़े और सिंध वाला जो है फ्रंट वो पीसफुल रहे इनका। तो इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड कर दिया है, उसके चलते इन्होंने अपना चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट फिलहाल पॉज़ कर दिया है। और इससे जो है थोड़ी बहुत वहाँ पे शांति होगी, कम से कम सिंध वाले रीजन में। ट्रंप ने फिर से रिइटरेट करा है कि कनाडा को मैं 51st यूएस स्टेट बनाने की जो बात करता हूँ, ये मजाक में नहीं बोलता हूँ, आई एम सीरियस अबाउट इट। तो इसको लेके यूएस कनाडा वाले फिर से उनकी सोवरेनिटी को चोट लग गया है, तो पीएम जो हैं और अपोजिशन के लीडर हैं वो सब इसको लेके थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं। वहाँ पे कनाडा ने इस बार जो है गुरुद्वारा वैंडलिज्म के पिक्चर्स रिलीज़ कर दिए हैं। पहले ये चीज़ें उतनी बाहर नहीं आती थी। अभी गुरुद्वारा वैंडलिज्म के ऊपर जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, उन्होंने खालिस्तान के ऊपर वाली, खालिस्तान को सपोर्ट करने वाली चीज़ें गुरुद्वारा में ग्राफिटीज़ बना दी हैं। हिंदू टेंपल है, एक है लक्ष्मी नारायण टेंपल, उसमें भी ऐसी ग्राफिटीज़ बना दी हैं। तो कहना ये है, जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपको प्रोटेस्ट करना है तो इंडिया में आके प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि खालिस्तान तो आफ्टर ऑल आपको इंडिया में ही बनाना है ना। वहाँ मंगल ग्रह में बैठ के क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आइए, अच्छे से प्रोटेस्ट कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी, बहुत प्यार से सुना जाएगा। एनीवेज़, वीज़ा की अगर बात करें, वीज़ा को लेके काफ़ी कुछ न्यूज़ नए-नए आए हैं। जैसे सऊदी अरेबिया ने नॉन हज वीज़ा होल्डर्स को मक्का में घुसने से मना कर दिया है। जैसे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया घूमते हो, पहले टूरिस्ट वीज़ा लेके लोग हज मक्का में चले जाते थे, अब वो अलाउड नहीं होगा। अब हज का ही स्पेशल वीज़ा जो होता है वो लेना पड़ेगा, तभी मक्का में एंट्री होगी, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ पे। तो अब ये स्पेशल हज वीज़ा होल्डर्स को ही मक्का में एंट्री मिलेगी, या तो जो लोग वहाँ पे काम करने आ रहे हैं या जिनको रेसिडेंशियल परमिट है, वही सब आ सकते हैं। उसके बाद यूएस का एक नया रूल आ रहा है, वीज़ा रूल, जिसमें बार कोड मैचिंग होती है। DS 160 फॉर्म जो आता है, उसमें एक बारकोड होता है, प्लस आप एक बारकोड के थ्रू इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो दोनों बारकोड मैच होना चाहिए, तभी आपका इंटरव्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है कि 2 साल का ट्रैवल हिस्ट्री प्लस 5 साल का सोशल मीडिया हिस्ट्री, आपने फेसबुक, ट्विटर, इन सब जगहों पे 5 साल तक क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या पोस्ट किया है, एवरीथिंग, वो सब कुछ उनके सामने होना चाहिए। वो सब देखेंगे तब जाके आपको शायद वीज़ा मिल जाए। तो बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये लोग वीज़ा रूल। वैसे वीज़ा वेवर प्रोग्राम भी ये लोग चला रहे हैं। 41 कंट्रीज़ हैं जिनको ये इन लोगों ने अलाउ कर दिया है 90 डेज़ का वीज़ा फ्री एंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया उस लिस्ट में नहीं है। इनको भी पता है इंडिया के लिए खोल देंगे तो आधा इंडिया यूएस में ही आके सेटल हो जाएगा। तो यूके, इंडिया के लिए उन्होंने नहीं खोला है। यूके की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा जो है उसमें कमी आई है, लोग नहीं जा रहे हैं पढ़ने फॉर ऑब्वियस रीजन। अब वेस्ट के कंट्रीज़ में थोड़ा बहुत लोगों को डाउट हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का अपना जो भाईचारा था वही जब नहीं रहा, एक दूसरे के खिलाफ अब हो गए हैं, तो लोगों का भी ट्रस्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर से थोड़ा सा कम हो रहा है। साउथ एशिया, अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कहा है, इंडिया शायद कोशिश करेगा कि हाजी पीर पास जो है, जो पाकिस्तान को दे दिया था इंडिया ने ताशकंद एग्रीमेंट में, 65 का वॉर हुआ था, आप लोगों को याद है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद, रशिया, यूएसएसआर में, वहाँ पे एक डील हुई थी, ताशकंद एग्रीमेंट बोलते हैं। उसके थ्रू इंडिया ने जो कब्जा कर लिया था हाजी पीर पास, हाजी पीर पास को उस वक्त पाकिस्तान को दे दिया गया था। इट इज़, उसको भी इक्वेट किया जा रहा है इंडिया के क्राइमिया की तरह। अब इंडिया उसको शायद वापस रिक्लेम करने का सोच सकता है या कर सकता है, आई डोंट नो वो कैसे होगा, बट इसके ऊपर बातें हो रही हैं। फिर पहलगाम की बात करें तो पहलगाम, लोग कह रहे थे, गवर्नमेंट कह रही थी कि कश्मीर में ग्रोथ आ रहा है, जीडीपी आ रहा है। पिछले 2024 की बात करें तो 2.36 करोड़ लोग कश्मीर विजिट करने गए थे, और ये एक्चुअल डेटा है, ये कुंभ मेले वाला डेटा नहीं है, एक्चुअल डेटा है। इतने लोग गए थे। अब हर इंसान अगर ऑन एन एवरेज 10 से 15 हज़ार भी अगर खर्च करे तो सोचो कितना पैसा वहाँ की जीडीपी में ऐड हुआ होगा। तो जीडीपी सुधर रहा था, लोग आ रहे थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मलसी आ गई है। ये हमें पहलगाम का इंसिडेंट बताता है। और अभी तो 26 लोगों की जान ले ली है, मगर सबसे ज़्यादा कश्मीर के पेट पे लात मार दिया है इन टेररिस्ट ने, इन पाकिस्तानियों ने। क्योंकि अप्रैल जो पीक सीज़न था, ये घूमने फिरने का पीक सीज़न होता है कश्मीर जाने का, इसमें अटैक कर दिया। अब टूरिस्ट उतने नहीं आएंगे,
पहले 2.36 करोड़ लोग आए थे, इस बार 1 करोड़ भी होगा कि नहीं, ये बहुत डाउटफुल है। तो एक तरीके से कश्मीर की इकोनॉमी पे इन्होंने अटैक करा है। फिर फाइनली पाकिस्तान से आप क्या बदला लोगे, क्या करोगे? कल कल की बात है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स को फिर से मार दिए। ये तो कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते हैं, इनके जान की कीमत नहीं होती। अपने यहाँ थोड़े बहुत कुछ मर जाए तो पूरा देश हिल जाता है। 4 लोगों को भेज दिए, 4 AK-47 दे दिए, उनको 5-5 मैगजीन दे दी, उन्होंने गोलियां पंप इन कर दी, यहाँ पे 26 लोग मरकर पूरा देश हिल गया। बड़ी इकोनॉमी होने का ये एक नुकसान होता है। पाकिस्तानियों का क्या है, 10 मार दो, 100 मार दो, उनका तो ऐसे ही कोई नहीं जाता, उनके तो कोई वैल्यू तो है नहीं। ना टूरिस्ट जाते हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट होता है, तो 10 मर जाए, 100 मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ नॉट हाउ यू विल एवेंज पहलगाम, कि उनके 10 बंदे मार दो, 100 बंदे मार दो, उनके 2000 भी मार दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके बन भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, रिक्रूट भी वापस से हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं जल्दी से। 2000 मार दो, 2000 फिर से अगले दिन आ जाएंगे। तो वो वीडियो गेम में जैसे आते रहते हैं ना, वैसे ही होता रहता है। तो लोग मार के आप एवेंज नहीं कर सकते, इसको एवेंज करने का तरीका कुछ दूसरा होना चाहिए। बहरहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉबेबली वो इकोनॉमी पे होगा। देखते हैं आज शाम को अगर वीडियो बन जाए तो लगा देंगे, क्योंकि शाम आज वैसे भी मार्केट्स बंद है, सैटरडे है, तो फिर भी देखते हैं, जो हो पाएगा शाम को करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।